हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या जी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे हमारे कंप्यूटर के जो बचे हुए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं। निम्न में से एक कौन सा संकेत यंत्र यानी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर है कीबोर्ड। तो हम जानते हैं जो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनको हमने कई कैटेगरीज में विभाजित किया हुआ है। हम जानते हैं इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जिनकी सहायता से हम अपने डेटा या इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करते हैं। इनपुट डिवाइस एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। ये एक प्रकार से सीधे सीपीयू में नहीं होते, इन्हें अलग से सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इन्हें पेरिफेरल इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। जब हमें सिस्टम को निर्देश देना होता है तो वह इनपुट के माध्यम से ही संभव होता है, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो हम जानते हैं कंप्यूटर में बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ये डिवाइसेस कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी सीपीयू को निर्देश देते हैं कि उसे क्या करना है। तो सभी प्रकार के जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनका एक अपना उद्देश्य होता है, अर्थात सभी अलग अलग इनपुट डिवाइसेस की अलग अलग विशेषता होती है। जैसे टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होता है जो हमारे निर्देश को टाइप करता है, उसी प्रकार पॉइंटिंग के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। तो इनको हम निम्न कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइपिंग के लिए यहाँ पे कीबोर्ड होता है, पॉइंटिंग में आता है माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन और डिजिटाइजिंग टैबलेट। स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर आते हैं इमेज स्कैनर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर और बीसीआर। और ऑडियो और विजुअल में आते हैं माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा और वेबकैम। तो ये इस तरीके से हमने इनको विभाजित किया गया है। इसके अंदर हमने कीबोर्ड और माउस के बारे में ऑलरेडी डिटेल से पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। तो इसके अंदर हम जो भी बची हुई इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उसी तरीके से आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जिनकी सहायता से उपयोगकर्ता इनपुट किए गए डेटा को रिजल्ट के रूप में प्राप्त करता है। तो आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर से जो भी प्राप्त परिणाम होता है, सीपीयू के द्वारा जो प्रोसेस किया गया परिणाम होता है उसको प्राप्त किया जाता है। तो इन परिणामों को प्राय डिस्प्ले डिवाइस यानी कि जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं या स्क्रीन बोलते हैं हमारे कंप्यूटर की, या प्रिंट की सहायता से यूज़र को वो प्रस्तुत कर सकता है। तो मुख्य रूप से आउटपुट के रूप में प्राप्त सूचनाएं या तो हमारे द्वारा स्क्रीन के द्वारा देखा जा सकता है स्क्रीन पर, या प्रिंट के द्वारा पेज पर प्रिंट किया जा सकता है, या सुनने के लिए आउटपुट के रूप में स्पीकर का उपयोग किया जा सकता है। तो इनको भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और वॉइस आउटपुट डिवाइसेस। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जो स्क्रीन पर आपको आउटपुट को प्रदर्शित करती हैं, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो ये एक ऐसे आउटपुट होते हैं जो भौतिक रूप से नहीं होते, इसे हमारे द्वारा देखा और पढ़ा जा सकता है लेकिन हमारे द्वारा स्पर्श नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आने वाले डिवाइसेस होते हैं मॉनिटर, प्रोजेक्टर, जो आउटपुट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम मॉनिटर के बारे में ऑलरेडी डिटेल से पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। उसके बाद आता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। तो वो डिवाइसेस जो आउटपुट को पेपर में छापकर प्रदर्शित करते हो वे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस एक प्रकार से भौतिक रूप में होते हैं, यानी कि हमारे द्वारा इसे देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और स्पर्श भी किया जा सकता है। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आने वाले जो डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं प्रिंटर, प्लॉटर, जो हमारे आउटपुट को पेपर पर छापकर प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हम प्रिंटर और प्लॉटर के बारे में ऑलरेडी डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके बाद आते हैं वॉइस, यानी जिसका आउटपुट हम वॉइस के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जैसे कि स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया। तो ये वॉइस आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इसके बाद कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करती हैं, जैसे कि मॉडेम,
टच स्क्रीन, फैक्स मशीन, हेडसेट, फोटोकॉपी मशीन। तो ये सारी डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो ये है प्रिंटर, यानी कि जो अपना आउटपुट पेपर पे छाप के देता है, इसलिए ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है और इसके बारे में हम डिटेल से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। कौन सा यंत्र छपी हुई फ़ोटो को कंप्यूटर में भेजने के काम आता है? तो ये होता है स्कैनर, यानी कि ये हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है हार्ड कॉपी को, यानी कि उसको डिजिटाइज करता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल से। तो स्कैनर कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसकी मदद से किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलकर कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है। स्कैनर की मदद से किसी पेपर पर लिखे टेक्स्ट को या इमेजेस को या ग्राफिक्स या कैरेक्टर को स्कैन करके उसे कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। तो इसका मुख्य लाभ यह है कि यूज़र को वो जो सूचना है उसको टाइप नहीं करना पड़ता। और तो स्कैनर का मुख्य काम हो गया कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, उस जानकारी को डिजिटाइज करना और उसे कंप्यूटर में सेव करना। इसके बाद उस डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में देखा जा सकता है, उसको एडिट भी किया जा सकता है। तो ये ठीक प्रिंटर के विपरीत काम करते हैं, यानी कि जिस प्रकार से प्रिंटर के द्वारा कंप्यूटर में सेव किसी भी डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में बदला जाता है, उसको प्रिंटर के द्वारा पेपर पे छपाई की जाती है, किसी भी सॉफ्ट कॉपी से उसको हार्ड कॉपी में बदला जाता है, उसी प्रकार से जो स्कैनर होता है वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। और हिंदी में स्कैनर को बोलते हैं चित्रान वीक्षक, जिसको इंग्लिश में स्कैनर बोलते हैं। तो स्कैनर की टेक्नोलॉजी बिल्कुल फ़ोटोकॉपी वाली मशीन की जैसी होती है। तो सिर्फ अंतर इतना होता है कि फ़ोटोकॉपी मशीन के अंदर मशीन डॉक्यूमेंट की एक कॉपी आपको उपलब्ध होती है, यानी कि जो फ़ोटोकॉपी मशीन होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। वो हार्ड कॉपी को लेती है एज ए इनपुट, उसके बाद उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती है जो कंप्यूटर में सेव हो जाती है, फिर उसकी ही अलग से हमें हार्ड कॉपी उसको प्रिंट आउट करके देती है। तो एक तरीके से इनपुट भी है और ये आउटपुट भी हमको मिल रहा है, तो इसलिए ये इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करती है। जबकि स्कैनर में सिर्फ एक ही स्टेप होता है, यानी कि वो हार्ड कॉपी को लेता है और उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव कर देता है। तो इसलिए स्कैनर सिर्फ इनपुट डिवाइस होती है। आमतौर पर स्कैनर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं, जैसे कि एडोब फोटोशॉप प्रोडक्ट। तो इनकी हेल्प से हम स्कैनर को कमांड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। तो अगर आप एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मदद से स्कैन होने वाले इमेज में कुछ बदलाव भी आप कर सकते हैं। तो स्कैनर को हम कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए कुछ इंटरफेस का उपयोग करते हैं, कुछ केबल्स का उपयोग करते हैं, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा आम तरीका है वो है USB केबल के द्वारा उसको कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है। और आधुनिक स्कैनर जो हैं वो वायरलेस भी होते हैं, जिनको ब्लूटूथ के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्कैनर को कार्य करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में एक स्कैनर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके बाद ही स्कैनर में हार्ड कॉपी को रखा जाता है, जिसे स्कैनर स्कैन करता है और कंप्यूटर में स्टोर करता है। और कंप्यूटर में स्टोर डॉक्यूमेंट को यूज़र अपने मुताबिक एडिट भी कर सकता है। स्कैनर सामान्यतः प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी कि स्कैनर में एक लाइट बीम का उपयोग किया जाता है। इस बीम पर तेज प्रकाश देने वाले LED लगे होते हैं और इनके साथ ही फोटो सेंसर की एक प्लेट लगी होती है। यह बीम लाइट की एक रे होती है जो स्कैन के लिए रखे गए पेज से टकरा के वापस आती है। इस वापस होने वाली लाइट को फोटो सेंसर के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिसके बाद इसका उपयोग डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है। स्कैनर का इतिहास देखते हैं तो सबसे पहले स्कैनर को साल 1957 में अमेरिका की एक कंपनी नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड में इसका आविष्कार किया गया था और इस टीम का नेतृत्व किया था रशेल क्रिस्चर कर रहे थे। ये एक ड्रम स्कैनर था, यानी कि जो सबसे पहला स्कैनर बनाया गया था वो एक ड्रम स्कैनर था।
और इसमें पहली जो तस्वीर थी नी के 3 महीने के बेटे की ली गई थी और ये एक ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन बाद में स्कैनर में और भी संशोधन किए गए और इसमें कलर इमेजेस को भी स्कैन किया जा सका। फिर उसके बाद 1975 में रे कुर्जवेल ने पहले फ्लैट बेड स्कैनर को बनाया था। तो आज के स्कैनर बहुत ही आधुनिक और टेक्नोलॉजी से युक्त होते हैं। इसके बाद स्कैनर के कुछ प्रकार होते हैं, उनके डिज़ाइन, आकार और स्कैनिंग करने के तरीकों के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि इमेज स्कैनर होता है, जो भी कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन करता है तो उसे इमेज फाइल में कन्वर्ट करके उसे कंप्यूटर में सेव कर सकता है, यानी कि जेपीजी या पीएनजी या जिफ फॉर्मेट में उसको सेव करता है। तो इसका ये होता है कि हम उस इमेज फाइल में जो भी कैरेक्टर लिखे होते हैं उनको एडिट नहीं कर सकते। हम जानते हैं इमेज फाइल को हम एडिट कर ही नहीं सकते, उसके अंदर जो भी कंटेंट या जो भी टेक्स्ट लिखा होता है उसको एडिट नहीं किया जा सकता, इसलिए इमेज फाइल के अंदर ये सेव करके रखते हैं जिसको हम एडिट नहीं कर सकते। तो इमेज स्कैनर के अंदर आते हैं ड्रम स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर और प्रोडक्शन स्कैनर। उसके बाद कुछ स्कैनर्स होते हैं जो कुछ चिन्हों या कुछ कैरेक्टर्स को स्कैन करते हैं, जैसे कि OCR, OMR, OMR, MICR और BCR स्कैनर्स। तो सबसे पहले हम इमेज स्कैनर के बारे में देखते हैं। इमेज स्कैनर सबसे ज़्यादा प्रचलित स्कैनर हैं जिनका उपयोग बहुत अधिक होता है। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज सभी जगह इनका उपयोग किया जाता है। एक सामान्य प्रकार का स्कैनर है जो प्रिंटर की तरह दिखाई पड़ता है, जो कागज़ पर लिखे निर्देशों या चित्रों को स्कैन करके उसका इमेज फाइल बनाता है और कंप्यूटर की मेमोरी में उसको सेव करता है। तो इसमें क्या होता है, एक समतल सतह होती है स्कैनर में जिसके ऊपर स्कैन किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। तो वर्तमान में बहुत प्रकार के इमेज स्कैनर उपलब्ध हैं जिनका रिजोल्यूशन 300 dpi से प्रारंभ होता है। यहाँ पे रिजोल्यूशन से तात्पर्य है स्कैनर के द्वारा स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट की क्वालिटी, यानी कि स्कैनर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा क्वालिटी भी उतनी ही बढ़िया होगी। और जो भी इमेज स्कैनर के द्वारा बनाई गई इमेज फाइल है उसके हम कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते, बट उस इमेज फाइल को हम आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो इमेज स्कैनर के अंतर्गत कई स्कैनर आते हैं, जैसे कि फ्लैट बेड स्कैनर हो गया। तो फ्लैट बेड स्कैनर जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये अधिकतर डेस्कटॉप स्कैनर होते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर में कांच की सतह होती है जिस पर स्कैन किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को रखा जाता है और इसमें एक ढक्कन भी होता है जिससे इसको ढक दिया जाता है, जिससे स्कैनिंग क्वालिटी अच्छी आती है। इस स्कैनर में फ़ोटो व प्रिंट पेज को अच्छे से स्कैन करते हैं और इसमें आप किताबों को भी स्कैन कर सकते हैं। कुछ फ्लैट बेड स्कैनर ऑल इन वन होते हैं जिनको आप स्कैन, प्रिंट, कॉपी मशीन और फैक्स मशीन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लैट बेड स्कैनर बहुत ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। इनका उपयोग घर, ऑफिस दोनों जगह पर कर सकते हैं और ये स्कैनर किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है शीट फेड स्कैनर। तो शीट फेड स्कैनर ट्रे में रखे कागज़ों को खींचकर अपने स्कैनिंग लेंस के माध्यम से स्कैन करते हैं। ये स्कैनर कागज़ों के एक बड़े सेट को स्कैन करना इसमें आसान होता है। इसके डिज़ाइन और आकार के कारण ये बड़ी पुस्तकों और बड़े लेटर्स को स्कैन नहीं कर पाते हैं। तो शीट फेड स्कैनर की ट्रे में जो डॉक्यूमेंट फिट होता है ये उसी को स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद है ड्रम स्कैनर, जो कि ये पहला स्कैनर था। जब स्कैनर का आविष्कार किया गया था तो ये पहला स्कैनर बनाया गया था। ड्रम स्कैनर किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के काम में आता है जिसका उपयोग बहुत हाई रिजोल्यूशन दर पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। बहुत कम कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है ड्रम स्कैनर, क्योंकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। और ड्रम स्कैनर एक लाइट सेंसिंग डिवाइस का उपयोग करता है, इसलिए यह एक उच्च क्वालिटी का स्कैनर है। इसका उपयोग किताबें, मैगज़ीन और अखबार छापने वाली कंपनियां करती हैं। इस स्कैनर का आविष्कार भी सबसे पहले किया गया था। उसके बाद है प्रोडक्शन स्कैनर। तो ये फ्लैट बेड स्कैनर की तरह ही कार्य करता है, परंतु इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह के स्कैनर्स में अनेक डॉक्यूमेंट को जल्दी से स्कैन करने के लिए एक
फीड डिवाइस होती है। तो प्रोडक्शन स्कैनर का उपयोग ऐसे व्यवसायों में किया जाता है जहां हर रोज़ कई डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है। तो फ्लैट बेड स्कैनर आम यूज़र की खरीद की पहुंच में होते हैं, परंतु प्रोडक्शन स्कैनर बहुत महंगे होते हैं और ये हज़ारों डॉलर्स में बिकते हैं, जो किसी कंपनी या कोई अन्य व्यवसाय हो उनके कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं, जिनको प्रतिदिन अनेकों दस्तावेजों को स्कैन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है स्कैन करने की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, OMR का पूरा नाम क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये भी एक तरीके का स्कैनर है, इसके बारे में देखते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है। तो OMR या ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है। इसका प्रयोग किसी परीक्षा की आंसर शीट को जांचने के लिए किया जाता है, जिसमें क्वेश्चंस और उनके 4 विकल्प होते हैं। तो विद्यार्थियों के सही आंसर पर पेन या पेंसिल से गोल चिन्ह बनाता है। बाद में OMR के द्वारा आंसर बुक पर प्रकाश डाला जाता है और परिवर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। जहां चिन्ह उपस्थित नहीं होगा, कागज के उस भाग में परिवर्तित प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी। तो इस प्रकार OMR यह पता कर लेता है कि विद्यार्थी ने किसी विकल्प पर टिक किया है और फिर उसे कंप्यूटर के पास प्रोसेसिंग करने के लिए भेजता है। कंप्यूटर में सभी क्वेश्चन में सभी आंसर पहले से ही लोड होते हैं, तो कंप्यूटर OMR से प्राप्त जानकारी को सही आंसर से मैच करता है और विद्यार्थियों का जवाब सही होने पर उसको अंक दे देता है। तो यानी कि हमारी जो OMR शीट होती है एग्ज़ाम्स में जो मिलती है, हम भरते हैं, उसको स्कैन करने के लिए OMR प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। कौन सा स्कैनर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? तो संपादन यानी एडिट कर सकते हैं उस टेक्स्ट को भी। हम जानते हैं इमेज स्कैनर में हम टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इमेज फाइल के रूप में स्कैन करता है। लेकिन एक ऐसा स्कैनर भी होता है जिसमें हम जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट को स्कैन करता है और उसको एक प्रोसेस एडिट योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है। हम उस टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं, तो वो स्कैनर होता है OCR। तो ये होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यानी कि OCR एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग कागज पर बने किसी विशेष प्रकार के चिन्ह हो या अक्षर हो या नंबर्स हो, इनको स्कैन करने के लिए किया जाता है। तो ये OCR डॉक्यूमेंट के चिन्ह और अक्षरों को टेक्स्ट के रूप में स्कैन करता है। ये इमेज फाइल के रूप में स्कैन नहीं करता, ये टेक्स्ट के रूप में स्कैन करता है। हम जानते हैं स्कैनर जो होता है वो बिटमैप इमेज के रूप में होता है, यानी कि स्कैनर के द्वारा जो स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट होती है वो इमेज फाइल होती है, जिसके हम चित्र में एडिट कर सकते हैं, परंतु उसके टेक्स्ट में नहीं कर सकते। लेकिन OCR जो होता है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान करके उसको वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है, ताकि उसमें हम उसके टेक्स्ट को भी एडिट कर सकें। तो इस तरीके से ये OCR होता है। ये एक तरीके से OMR का ही कुछ सुधरा हुआ रूप होता है, जिसमें यह केवल साधारण चिन्हों को ही नहीं बल्कि छपे गए या हाथ से साफ साफ लिखे गए अक्षरों को भी पढ़ लेता है। तो OCR इन कैरेक्टर्स को स्कैन करने के लिए कागज पर प्रकाश डालता है, जिससे कागज का डार्क एरिया प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और लाइट एरिया प्रकाश को परावर्तित करता है। तो OCR इन्हीं परावर्तित प्रकाश को प्राप्त करके कागज पर लिखे अक्षरों को टेक्स्ट में परिवर्तित करता है। तो और ये विशेष प्रकार के फॉन्ट वाले अक्षरों को ही स्कैन करता है, जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं, जो कंप्यूटर में पहले से ही संग्रहित रहते हैं। बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है MICR, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये व्यापार रूप से बैंकिंग में प्रयोग होने वाला स्कैनर है, जहां लोगों को चेक की
बड़ी संख्या के साथ काम करना होता है। इसे संक्षेप में MICR कहा जाता है। MICR का प्रयोग चुंबकीय स्याही यानी मैग्नेटिक इंक से छपे हुए कैरेक्टर्स को स्कैन करने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक इंक से प्रिंट किए गए कैरेक्टर को रीड करने के लिए एक स्पेशल स्कैनिंग यूज किया जाता है जिसे सॉर्टर कहते हैं, और इस सॉर्टर डिवाइस में मैग्नेटिक सेंसर लगे होते हैं जो कि इस मैग्नेटिक इंक से प्रिंट किए गए कैरेक्टर को स्कैन कर पाते हैं। तो यह भी OCR की तरह ही विशेष प्रकार के फॉन्ट वाले अक्षरों को ही स्कैन करता है जिन्हें MIC स्टैंडर्ड कहते हैं, जो कंप्यूटर में पहले से ही स्टोर्ड रहते हैं। ये बहुत ही तेज और स्वचालित होते हैं, साथ ही यह मशीन बहुत ही शुद्धता से काम करती है एवं इसमें गलतियां होने के अवसर बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। इसलिए इसे बैंक से संबंधित दस्तावेज की प्रोसेसिंग के लिए एक विश्वसनीय साधन माना जाता है। तो बैंक इंक सेक्टर में MICR के लिए यूज़ में लाए जाने वाले जो 2 फॉन्ट हैं वो हैं E13B और CMC7। तो ये दोनों फॉन्ट हैं जिनको वो ईज़िली स्कैन कर लेता है MICR, और जो कंप्यूटर में ऑलरेडी स्टोर्ड रहते हैं और उन चेकों पर प्रयोग किया जाता है इन फॉन्ट्स को। दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाएं और आप उसके मूल्य का भुगतान कर पाएं? तो ये जैसा कि हम सभी जानते हैं ये होता है बार कोड, या इसको हैंड हेल्ड स्कैनर भी बोलते हैं क्योंकि इस स्कैनर को हम इजीली अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। बहुत छोटा होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, एक छोटी छड़ी के आकार का एक उपकरण होता है। इसको हम बार कोड रीडर भी कहते हैं या बार कोड स्कैनर भी कहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। तो मुख्य रूप से ये जो बार कोडेड डेटा को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि हम जानते हैं बार कोड जो होता है बड़े बड़े दुकानों एवं शॉपिंग मॉल में इसका इस्तेमाल होता है। सामान्यतः बार जो होते हैं ब्लैंक और जो पैरेलल लाइंस होते हैं इनके समूह को हम बार कोड कहते हैं, और इसमें जो कोडिंग का प्रयोग करके उस बार कोड में उत्पाद से संबंधित डेटा जैसे कि नाम, कंपनी का नाम, कीमत, इन सबको स्टोर किया रहता है। तो जब बाद में बार कोड में स्टोर किए गए डेटा को बार कोड रीडर के द्वारा पढ़ा जाता है या उसको स्कैन किया जाता है तो बार कोड से डेटा को कंप्यूटर में वो प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। यानी जैसे ही स्कैनिंग की जाती है उस बार कोड की, तो बार कोड में जो भी डेटा स्टोर है वो सीधे आपकी कंप्यूटर में आ जाता है, उसका जो भी मूल्य है उस प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से आपका बिल बनता है। तो इस कंप्यूटर BCR के द्वारा यानी बार कोड रीडर के द्वारा ही प्राप्त डेटा के अनुसार बिल बनाता है। कुछ इस तरीके से दिखता है। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है एक तरीके से। इसके बारे में देखते हैं। तो लाइट पेन का साइज एक साधारण पेपर पर लिखे जाने वाले पेन के समान ही होता है, जिसके स्क्रीन पर सीधे ही किसी आकृति को बनाया जा सकता है, लिखा जा सकता है। यदि स्क्रीन पर कोई आकृति पहले से ही बनी हो तो लाइट पेन की सहायता से उसमें एडिटिंग भी की जा सकती है। इसको हम स्टाइलस भी बोलते हैं, जो कि माउस की तरह माउस का ही एक प्रकार है, यानी माउस की जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है लाइट पेन का, जिसको हम स्टाइलस भी बोलते हैं। तो लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी चित्र, कोई भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह एक युक्ति होती है जिसका प्रयोग इसकी स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट के चयन के लिए होता है। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सकता है और आवश्यकता के अनुसार उसमें कुछ सुधार भी किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग सामान्यतः पाम टॉप कंप्यूटर्स जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, PDA आदि में किया जाता है। टच पैड किसको रिस्पॉन्ड करता है? तो टच पैड करता है प्रेशर को। हम देख सकते हैं हमारा जो लैपटॉप होता है उसमें माउस की स्थान पर टच पैड काम करता है माउस की तरह। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है
यानी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जो कि डिस्प्ले स्क्रीन पर पॉइंटिंग के लिए एक उपकरण है। ये माउस का ही एक विकल्प है। मूल रूप से लैपटॉप कंप्यूटर में शामिल या डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ भी उपयोग के लिए अब टच पैड बनाए जा रहे हैं। एक टच पैड उपयोगकर्ता को उंगली की गति और नीचे के जो दबाव होता है उसको भाप करके काम करता है, यानी प्रेशर, जो उंगली का प्रेशर जब इस पे पड़ता है उसके अनुसार वो काम करता है। पहले टच पैड का आविष्कार जॉर्ज ई गैरफील्ड ने 1988 में किया था। एप्पल कंप्यूटर 1994 में अपने पावरबुक लैपटॉप में टच पैड का लाइसेंस और उपयोग करने वाला पहला था। टच पैड तब से लैपटॉप में अग्रणी कर्सर नियंत्रित करने वाला उपकरण बन गया है। और कई लैपटॉप ऐसे भी होते हैं जो ट्रैक बॉल का उपयोग करते हैं, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है, तो ये होता है डिजिटाइजर। तो हम देखते हैं क्या होता है डिजिटाइजर, या इसको हम डिजिटाइजिंग टैबलेट भी बोल सकते हैं या उसको ग्राफिक्स टैबलेट भी बोल सकते हैं। तो यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसे कंप्यूटर में ड्राइंग या ग्राफिक्स बनाने के लिए काम आता है। इसमें भी एक टच स्क्रीन वाला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है, जिसमें जो स्टाइलस होता है, जो कि एक विशेष पेन होता है, इसकी सहायता से कुछ भी ड्रॉ किया जाता है। यह काम हमारे द्वारा ही संभव होता है। जिस तरीके से एक व्यक्ति एक पेंसिल और पेपर के साथ चित्र बनाता है, उसी तरीके से इन पे काम किया जाता है। इन टैबलेट्स का उपयोग डेटा या हस्तलिखित हस्ताक्षर को पकड़ने के लिए भी किया जा सकता है। हम बाद में हमारे द्वारा बनाए गए ड्राइंग को कंप्यूटर की मेमोरी में डिजिटल रूप में उसको सेव कर सकते हैं। और डिजिटाइजिंग टैबलेट में कुछ बटन्स भी होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। और कुछ डिजिटाइजिंग टैबलेट में ट्रैक बॉल भी होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो उसके लिए वेबकैम होना ज़रूरी है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तकनीक होती है जिसकी सहायता से दो या दो से अधिक दूरस्थ स्थानों पर स्थित व्यक्ति आपस में वीडियो या ऑडियो संचार स्थापित करते हैं। इसमें नेटवर्क और कंप्यूटर के अंदर माइक, स्पीकर और कैमरा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो कैमरा होता है इसको हम वेबकैम कहते हैं, जबकि माउस और स्कैनर जो हैं ये एक इनपुट डिवाइसेस होती हैं और प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? तो यह भी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो ये होता है ग्राफिक्स टैबलेट, जिसको डिजिटाइजिंग टैबलेट या डिजिटाइजर भी कहते हैं। एक माइक्रोफोन होता है, तो माइक्रोफोन होता है इनपुट डिवाइस, तो इसको हम माइक भी बोल सकते हैं। तो जिसकी सहायता से जो ध्वनि है उसको कंप्यूटर में एंटर किया जा सकता है। माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी आवाज़ को डिजिटल डेटा में बदलता है और उसको स्टोर करके रखता है। इसको हम माइक भी कह सकते हैं। ये कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस की तरह इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को डाल सकते हैं, अर्थात ऑडियो को रिकॉर्ड करने के बाद उसको सेव कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर जो वॉइस रिकॉग्निशन या स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इससे जो भी हम बोलते हैं उससे कंप्यूटर में वो टाइप भी कर सकता है हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके। यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, जो अपने हाथ से लिख नहीं पाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होता है। तो उनके लिए सॉफ्टवेयर जो है, जब वो उनकी वॉइस के अकॉर्डिंग टाइप कर सकता है। और माइक्रोफोन हमारी आवाज़ को सहेजने के लिए भी काम में आता है। इसमें एक ऐसा यंत्र लगा रहता है जो हमारी आवाज़ को पहचानता है और उसी के आधार पर टाइप करता है। तो इसके लिए बस अपने माइक्रोफोन को अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ना होता है और फिर माइक में हम जो भी टाइप करना चाहते हैं उसमें उसे बोलना होता है। तो इस तरीके से टाइप करने से हमारा समय बचता है, लेकिन इसके लिए हमें उच्चारण बहुत ही सही करना होता है, नहीं तो वो गलत डेटा भी इनपुट में डाल सकता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है?
तो अभी हमने पढ़ लिया है, ये स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कर सकता है जो कि माइक्रोफोन में लगा होता है, या हमारा जो गूगल असिस्टेंट होता है जिस पे भी हम बोल करके कुछ भी टाइप कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो भी अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते इनपुट के लिए, वो इस तकनीक की मदद से टाइप कर सकते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये इनपुट भी होता है और ये आउटपुट भी होता है, यानी कि टच स्क्रीन पर हम इनपुट भी कर सकते हैं और ये हमें आउटपुट भी दिखा सकता है। तो ये दोनों की तरह काम करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही डिवाइस की तरह काम करता है। तो ये डिस्प्ले स्क्रीन को इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार से उपयोग करने के लायक बनाता है। इस इनपुट डिवाइस के द्वारा हम स्क्रीन पर प्रदर्शित कमांड को अपनी उंगली से छूकर दे सकते हैं। वर्तमान में जो अधिकांश एटीएम मशीन्स हैं वो इसी तकनीक के आधार पर ही कार्य करते हैं, और स्मार्टफोन होते हैं जिनका उपयोग लगभग हर वर्ग के लोग करते हैं, वह भी पूर्ण रूप से टच स्क्रीन तकनीक पर ही कार्य करते हैं। तो इसमें एक संवेदनशील डिस्प्ले होता है जिसकी सहायता से ही यूज़र किसी पॉइंटिंग डिवाइस की वजह से अपनी अंगुलियों का प्रयोग करके स्क्रीन पर मेन्यू या ऑब्जेक्ट का चयन कर सकता है। किसी यूज़र को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी न हो तो भी वह इसे सरलता से प्रयोग कर सकता है। जब भी हम अपनी उंगली से टच स्क्रीन के किसी भाग पर क्लिक करते हैं तो इससे सिग्नल उत्पन्न होता है जो प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। स्मार्टफोन, टैबलेट, पीडीए आदि में टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, एटीएम इन सब में भी होने लगा है। और जो भी सीपीयू के द्वारा प्रोसेस इंफॉर्मेशन है उसको आउटपुट के रूप में भी ये शो करता है अपनी स्क्रीन पर। तो इसलिए ये इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार से स्क्रीन को उपयोग करने के लायक बनाता है। बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है प्रोजेक्टर। ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जो एक वाइट स्क्रीन हो, या जिसको हम प्रोजेक्टर स्क्रीन बोलते हैं, या किसी दीवार पर हमें कंप्यूटर के स्क्रीन पर हो रहे कार्यों को दिखाता है। जैसे हम कंप्यूटर में एमएस वर्ड या पावर पॉइंट पर कोई काम कर रहे हैं या कोई मूवी कंप्यूटर में चला रहे हैं तो प्रोजेक्टर हमें उसे एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाता है। तो इस प्रकार को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो इसे हमें कोई एग्जाम्पल से समझना हो तो सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं हम सिनेमा हॉल्स में, जिसमें इसकी सहायता से हम कोई भी मूवी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो साथ ही साथ इसमें प्रयोग प्रोजेक्शन के लिए और क्लासरूम में किसी भी चीज़ों को समझने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो एक तरीके से बड़ी स्क्रीन पर उसका चीज़ों को दिखाने के काम में आता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, वीडियो प्रोजेक्शन, मूवी प्रोजेक्शन और स्लाइड प्रोजेक्शन, जो कि तीनों अपने अपने विशेष उद्देश्य के लिए यूज में लिए जाते हैं। जैसे वीडियो प्रोजेक्शन में इनपुट के रूप में वीडियो सिग्नल को लेता है और लेंस की सहायता से प्रोजेक्शन स्क्रीन पर उसके अनुरूप इमेज करता है। सभी वीडियो प्रोजेक्शन बहुत ही तेज रोशनी का प्रयोग इमेज को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। आज के समय में वीडियो प्रोजेक्शन का उपयोग लगभग सभी जगहों पर होता है, जैसे कि कॉन्फ्रेंस हो गया, क्लासरूम, प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग, होम थिएटर, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है मूवी प्रोजेक्टर। इसका उपयोग मूवी पिक्चर्स को प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर बड़ा करके प्रदर्शित किया जाता है, जिसके कारण हमें देखने में वो अच्छा लगता है। इसका उपयोग जनरली सिनेमा हॉल्स में मूवी दिखाने के लिए किया जाता है। फिर है स्लाइड प्रोजेक्टर। इसका उपयोग फोटो स्लाइड को प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर बड़ा करके प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन ये तकनीक बहुत ही पुरानी हो चुकी है। अभी के समय में वीडियो प्रोजेक्टर का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? तो कीबोर्ड इनपुट युक्ति है, टच पैड भी इनपुट युक्ति है जो कि माउस की तरह काम करता है, प्रकाश पेन या लाइट पेन भी एक इनपुट युक्ति है, लेकिन वीडियो डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये इनपुट युक्ति नहीं है। ये एक डिस्प्ले डिवाइस है जो कि आउटपुट को शो करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा वीडियो डिस्प्ले यूनिट। निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है?
तो ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है और डिजिटाइजिंग टैबलेट भी है। लेकिन स्कैनर जो है ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर, क्योंकि एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर, क्योंकि ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बारे में देखते हैं तो ये एक वॉइस आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि इसमें जो आउटपुट होता है वो वॉइस के फॉर्म में होता है। तो स्पीकर एक ध्वनि आउटपुट डिवाइस होता है। ये कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी इनमें सेव ऑडियो से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को लेता है और फिर उन्हें ऑडियो में बदल देता है। आजकल मल्टीमीडिया और गेम भी आज के समय में बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, जो उनके उपयोग में स्पीकर का बड़ा योगदान होता है। हम ऑडियो, वीडियो गेम्स आदि का आनंद बिना स्पीकर के नहीं ले सकते, लेकिन केवल स्पीकर के होने से ही हमें इन सब का आनंद नहीं ले सकते। इसके लिए एक और आवश्यक डिवाइस होती है साउंड कार्ड, जिसका कंप्यूटर में लगा होना बहुत ज़रूरी है। साउंड कार्ड ही होता है जो कंप्यूटर में स्टोर्ड मीडिया फाइल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, फिर जिसे स्पीकर इनपुट लेकर उसको आवाज़ के रूप में आउटपुट देता है। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्कैनर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो ये है लाइट पेन, जो कि इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर जॉयस्टिक, ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि माउस की तरह ही काम करता है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए एक बहुत ही मुख्य इनपुट डिवाइस के रूप में होते हैं। इसमें मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को चारों दिशाओं में मूव करने के लिए एक स्टिक लगा रहता है, इसलिए इसे जॉयस्टिक कहते हैं। इसके स्टिक आधार पर लगी होती है, जिसमें स्टिक के साथ आधार पर समकोण में 4 बटन लगे होते हैं, जिसे नीचे दिए गए फिगर से हम समझ सकते हैं, जो उसके मूवमेंट की दिशा को डिटेक्ट करते हैं और उसके अनुसार प्रोसेसिंग यूनिट को संकेत भेजते हैं और प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा उसी मूवमेंट के अनुसार ऑब्जेक्ट या कर्सर को मूव किया जाता है। इसके हैंडल पर अतिरिक्त बटन भी लगे होते हैं। इसका उपयोग कमांड देने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बच्चों के द्वारा प्राय कंप्यूटर पर गेम्स खेलने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बच्चों को कंप्यूटर सीखने का आसान तरीका है। वैसे तो कंप्यूटर के सारे गेम कीबोर्ड के द्वारा भी खेले जा सकते हैं, परंतु कुछ खेल होते हैं जो बहुत ही तेज गति से खेले जाते हैं। इन खेलों में बच्चे अपने आप सुविधाजनक महसूस नहीं करते, इसलिए जॉयस्टिक का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है कर्सर को नियंत्रित करने के लिए। इसमें एक हैंडल होता है, इसको स्टिक बोलते हैं, जिसे जिस भी दिशा में घुमाया जाता है स्क्रीन में प्रदर्शित जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो भी उसी दिशा में घूम जाता है। तो इस तरीके से इसमें हम जो तेज गति वाले गेम्स होते हैं उनको इजीली इसके द्वारा हम खेल सकते हैं, इसलिए ये गेम्स में ज़्यादा यूज किए जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? तो माउस है, क्योंकि WIMP का फुल फॉर्म होता है विंडोज़, आइकन, मेन्यूज़ और पॉइंटर। तो ये असल में एक एक्रोनिम होता है जो कि सन 1980 में सामने आया था और ये वर्णन करता है पर्सनल कंप्यूटर के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को, यानी GUI को ये प्रदर्शित करता है कि GUI में मेनली किस किस की ज़रूरत होती है। ये टर्म जैसे कि GUI और WIMP को कभी कभी एक दूसरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन असल में देखा जाए तो WIMP टेक्निकली एक सबसेट होता है GUI का। इसका मतलब कि सभी विम्प इंटरफेसेस GUIs होते हैं, लेकिन सभी GUIs विम्प नहीं हो सकते। तो WIMP बेस्ड सिस्टम को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया होता है कि जिससे कि उन्हें एक कीबोर्ड, एक माउस के ज़रिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें माउस कंट्रोल करता है पॉइंटर या कर्सर को और कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को भरने के लिए। मॉडर्न GUIs क्या होते हैं, जिसमें अधिकतर आपको एक टच स्क्रीन इंटरफेस देखने को मिलती है, उन्हें रेफ़र किया जाता है। इसे एक पोस्ट विम्प इंटरफेस के रूप में भी इसको रेफ़र किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसमें शामिल iOS और एंड्रॉयड हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन और
टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इन इंटरफेसेस में शामिल होते हैं आइकन्स, लेकिन अक्सर इसमें विंडोज़ और मेन्यूज़ नहीं होते। चूँकि किसी भी माउस कीज़ के अंदर ज़रूरत नहीं होती एक टच स्क्रीन इंटरफेस में, इसलिए इसमें कोई पॉइंटर भी नहीं होता है। तो GUIs जो मॉडर्न GUIs होते हैं वो टच स्क्रीन बेस्ड होते हैं, जिनको हम पोस्ट विम्प के नाम से जानते हैं, पोस्ट विम्प के रूप में रेफ़र कर सकते हैं। जबकि जो विम्प है ये एक तरीके से ट्रेडिशनल GUI को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो ये है डिजिटल कैमरा। इसके बारे में देखते हैं। डिजिटल कैमरा एक ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से ध्वनि, दृश्य, फोटो, वीडियो को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो किसी दृश्य को डिजिटल डेटा में बदलता है। इसके माध्यम से हम फोटो व वीडियो को स्टोर करते समय उसे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, साथ ही साथ उसमें विभिन्न प्रभाव भी यानी इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। वैसे तो डिजिटल कैमरा का प्रयोग फिल्म उद्देश्य में सर्वाधिक ज़्यादा होता है, किंतु आज सामान्य जन भी इसके उपयोग से अछूते नहीं है। आज प्रत्येक व्यक्ति के पास डिजिटल कैमरा है, फिर चाहे वह अलग से खरीद के लिया गया हो या मोबाइल लैपटॉप के साथ ही उपलब्ध हो। तो डिजिटल कैमरा की जो कीमत है वो 5,000 से लाखों तक में हो सकती है। स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को कहते हैं। तो वो होता है लाइट पेन। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने हेतु टेलीफोन से जोड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं मॉडेम, जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही तरह की का डिवाइस है। तो मॉडेम दो शब्द मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर से मिलके बना है। मॉडेम के माध्यम से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और इसके माध्यम से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को डिमॉड्यूलेशन बोलते हैं। इसलिए मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का संक्षिप्त रूप है मॉडेम, और ये दोनों ही शब्द इसकी कार्य प्रणाली को दर्शाते हैं। तो मॉडेम एक प्रकार का हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसका काम जो कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और उसके बाद एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो ये एक तरीके से इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह ही काम करता है। इसका काम कंप्यूटर को केबल या टेलीफोन के माध्यम से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। मॉडेम कंप्यूटर का या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है। हम जानते हैं टेलीफोन केबल जो होती है वो एनालॉग सिग्नल लेती है, इसलिए ये डिजिटल, और लेकिन जो हमारा डेटा होता है कंप्यूटर वाला वो डिजिटल फॉर्म में होता है। तो उसको भेजने के लिए उस केबल में उसको डेटा को पहले एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे मॉडेम लगा होता है, मॉडेम का यूज होता है जो कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो रिसीवर होता है जहाँ पे वो डेटा प्राप्त करना होता है उसे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर ओनली डिजिटल सिग्नल को ही समझ पाता है, तो उसको वापस से एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। इसलिए रिसीवर साइड पे भी मॉडेम का यूज होता है जो कि एनालॉग को फिर से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है और कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है। मॉडेम की गति को BPS या kbps में मापा जाता है, बिट्स पर सेकंड या किलोबिट्स पर सेकंड में। और ट्रांसमिट डेटा सिग्नल के कार्य शक्ति कम होने पर मॉडेम उपयोगी होता है और यह ट्रांसमिशन के लिए डेटा का निर्धारण करता है। जो डेटा ट्रांसमिशन की डेटा सिग्नल की गति तेज कर देता है, ये इंटरनेट का संचार करने का काम करता है एक तरीके से। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।